नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सियासी मैदान गर्म होता जा रहा है। आज अपोजिशन ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को चार्जशीट किया है और दूसरी तरफ कौमी असेंबली में टकरा हुआ है दो पठानों के दरमियान, और उसमें गवर्नमेंट ने पीछे हटने का फैसला किया। आगा रफीउल्लाह को ऐवान से निकालने का जो स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी, वो हुकूमत ने के तजवीज़ पे वापस हुई और आगा रफीउल्लाह ऐवान में वापस आए। उसके साथ साथ मियां रज़ा रब्बानी ने जो चार्जशीट सदर के खिलाफ पेश की, उसमें सदर से इस्तीफा का मुतालबा किया गया। अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है, क्योंकि मैं कुछ रोज पहले ही ये प्रोग्राम कर चुका हूं कि ये चीज मरहला आना है सदर के खिलाफ चार्जशीट का या उसके इस्तीफा के मुतालबे का। वजीर अजम और हुकूमत का वजीर अजम के इस्तीफा का मुतालबा तो अपोजिशन पहले कर चुकी है, लेकिन अब बारी सदर की आनी है, लॉ मिनिस्टर की आनी है, तो वो आखिरकार उस मुतालबे की आज बारी आ गई। ये दो मौजू हैं जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ चीज़ों पे हुकूमत पीछे हटना शुरू हो गई है। इसके डिटेल्स तफसील में आपको बताऊंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। तो पहले चलते हैं कौमी असेंबली का इजलास जो हुआ है, उसमें बड़ा झगड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में कौमी असेंबली की मेरे टेन्योर में है, तकरीबन मुझे 20 साल हुए हैं यहाँ कौमी असेंबली कवर करते हुए, और शायद उससे पहले भी शायद कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि किसी मेंबर को किसी भी मरहले पे स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने ऐवान से बाहर निकालने की धमकी तो जरूर दी होगी, लेकिन फॉर्मली सार्जेंट एट आर्म्स को बुला के उसको बाहर निकलवाया गया हो। आगा रफीउल्लाह ऐवान के कौमी असेंबली के इजलास में हमेशा जोर जबरदस्ती फ्लोर लेता है और वो इसमें कामयाब भी होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन वो ये चीजें करता आया है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या पैनल ऑफ चेयरमैन उसको बर्दाश्त करते आए हैं। लेकिन आज मरहला थोड़ा और सख्त था। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वो बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि हुकूमत पहले से तपी हुई है। पीडीएम अपोजिशन के हमले दर हमले हुकूमत पे, इस्तीफाओं के मुतालबात, और उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर खिलाफ कार्रवाई की जो धमकियां हैं, इस डिप्टी स्पीकर को चढ़ा दिया। आगा ने बात की और फ्लोर मांगा, एहतजाज किया। फ्लोर न मिलने पे तो डिप्टी स्पीकर ने उसको ऐवान से निकल जाने का हुक्म दिया, और न जाने पे तो सार्जेंट एट आर्म्स को यह हुक्म दिया कि आगा रफीउल्लाह को निकाला जाए। वो ऐवान में आया अपने स्टाफ के साथ, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान इकट्ठे हो गए और उन्होंने मज़ाहमत शुरू की और सार्जेंट एट आर्म्स वो रुक गए। लेकिन उसके बाद अपने अपोजिशन के मेंबरान आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर लेके गए, और उसके बाद ये मामला जब ठंडा हुआ तो मुमलकती वजीर अली मोहम्मद खान ने ये प्रपोजल दिया कि अभी जो है स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी, इस पे आगा बाहर चला जाए। उसके बाद ये रूल्स मुअत्तल करेंगे और जो रूलिंग है वो वापस हो जाएगी। तो उसके बाद आगा रफीउल्लाह ऐवान में आए, क्योंकि जो अहकामात थे वो सारे सेशन के लिए थे कि आगा सारे सेशन में नहीं आ सकते। तो इस तरह आगा रफीउल्लाह मामला दफे दफे हो गया। उसमें भी हुकूमत पीछे जब हटी तो ये मामला हल हुआ, नहीं तो अपोजिशन तो तकरीबन मज़ाहमत के मूड में थी। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि मैंने 1-2 दिन पहले ये प्रोग्राम किया था कि स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन ने मज़ाहमत का फैसला किया है। आज ये बात ऐवान में पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने बात खोल दी। उसने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये ऐवान ज़ाब्ते के तहत नहीं चल रहा, कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसलिए इस कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई चलाए। जब स्पीकर ने पूछा कि किस तरह नहीं चल रहा ऐवान
ज़ाब्ते की कार्रवाई पे क्यों नहीं चल रहा, किस तरह नहीं चल रहा। तो सैयद नवीद कमर का ये कहना था कि इस हवाले से आपको एक तफसीली खत लिखा जाएगा अपोजिशन की तरफ से। तो स्पीकर साहब तो पहले चूक गए कि खत क्यों लिख रहे हैं, लेकिन फिर स्पीकर साहब का ये कहना था कि खत वगैरह को छोड़े, आए बैठे आपसे बात करते हैं और जो मामलात हैं इसको हल करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली स्पीकर की तरफ से अपोजिशन को एक ऑफर थी बात करने की, मुज़ाकरात की। और उसके बाद आज स्पीकर ने उसके साथ साथ जो अपोजिशन ने जो इजलास रिक्यूजिट किया था कौमी असेंबली का, वो रिक्यूजिशन वापस लेने की दरखास्त की थी और आखिरकार अपोजिशन ने वो दरखास्त वापस ली, रिक्यूजिशन वापस ले ली और इस गारंटी पे वापस ली कि अपोजिशन को ऐवान के इजलास में बोलने के लिए पूरा मौका फराहम किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है कि उसको अपोजिशन को कितना मौका मिलता है, नहीं मिलता। तो ये जो ऐवान की आज कार्रवाई थी उसमें शिकस्त तकरीबन हुकूमत की थी और हुकूमत काफी चीजों पे दिफा करने में नाकाम रही। और सरदार अख्तर मेंगल ने तो हुकूमत के साथ जो कुछ किया आज वो तो तारीखी है, क्योंकि वो तो मीडिया पे भी चला और शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो तकरीर उसकी स्पीच चलाई नहीं चलाई। तो सरदार अख्तर मेंगल का ये कहना था कि आप बलोचों के खिलाफ और पीडीएम के खिलाफ गद्दारी की बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने वो गद्दारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि कायद आज़म के मज़ार पे जो नारेबाजी हुई वो भी तौहीन हुई। तो क्या मुल्क में मार्शल लॉ जो लगे और इमरजेंसी नाफिज हुए और जो अभी जो सूरत हाल है, क्या कायद आज़म की ये तौहीन नहीं है? क्या कायद आज़म ने DHA के ख्वाब देखे थे, पापा पिज्जा के खाने की ख्वाब देखे थे? अगर नहीं देखे थे तो क्या वो सूरत हाल उसकी तौहीन नहीं है? हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है इन चीजों का और मेरे ख्याल में हुकूमत ये जवाब देने के से कासिर है, उसके पास कोई ठोस कोई चीज नहीं है कि पेश कर सके। अब बाकी दूसरी सूरत हाल जो मैंने बात की सदर के खिलाफ चार्जशीट की, तो वो अब चार्जशीट जो मियां रज़ा रब्बानी ने इनफरादी तौर पे आज पेश की थी, वो अब मुआखज़े की शक्ल अख्तियार शायद कर सके, क्योंकि ये सोचा ये जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, मैं ये अपने पिछले प्रोग्राम में ये इसका जिक्र कर चुका हूं कि अपोजिशन की सोच में ये है कि इस हवाले से ऐवान में तहरीक इल्तवा पेश करके ये मुतालबा किया जाए कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो भी रेफरेंस जो गैर आईनी दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, इस हवाले से जो तफसीली फैसला आया है इस पे अमल दरामद के हवाले से तहरीक इल्तवा जमा कराई जाए। मियां रज़ा रब्बानी का ये कहना है कि अब इस जो चार्जशीट उन्होंने जमा कराई है इस पे फैसला तो पीडीएम करेगी या उनकी जमात करेगी, लेकिन एक बहुत सारी ठोस उन्होंने चीजें आज मीडिया के सामने पेश की हैं। आगे देखते हैं कि इस हवाले से अपोजिशन किस तरह पेशरफ्त करती है। जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।